सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को दासी कहानी पढ़ाई थी। आज मैं आषाढ़ का एक दिन नाटक शुरू करने जा रही हूँ। आप सभी ने पिछली कक्षा में आषाढ़ का एक दिन नाटक का अंक 1 और अंक 2 पढ़ चुके हैं, लेकिन अंक 3 शुरू करने से पहले संक्षिप्त रूप से अंक 1 और अंक 2 की जानकारी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप लोगों को अंक 3 समझने में सुविधा होगी। नाटक शुरू करने से पहले नाट्य लेखक के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध नाट्य लेखक हैं मोहन राकेश जी। उसके संबंध में मैं संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। वे नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविका चलाने के लिए अध्यापन का भी कार्य किया। कुछ वर्षों तक वे सारिका के संपादक भी रहे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी में सम्मानित किया गया। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में उनका आकस्मिक निधन हो गया। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध की खोज निकालना राकेश जी की कहानियों एवं नाटकों की विषय वस्तु है। अब मैं आप लोगों को नाटक का परिचय संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। जहाँ जहाँ पर जिन लोगों ने इनकी टिप्पणी की है इस सुप्रसिद्ध नाटक की, उसके बारे में बताना भी बनता है। आषाढ़ का एक दिन सन 1948 में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इसे कभी कभी हिंदी नाटक के आधुनिक युग के प्रथम नाटक भी कहा जाता है। 1949 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कई प्रसिद्ध निर्देशक इसे मंच पर ला चुके हैं। 1971 में निर्देशक मनी कौल ने इस पर आधारित एक फिल्म बनाई, जिसने आगे जाकर साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत लिया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ है। यह नाटक दर्शाता है कि कालिदास की महानता पाने के प्रयास की मल्लिका और कालिदास को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कालिदास मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी में बस जाता है तो उसकी ख्याति और उसका रुतबा भी बढ़ता है, लेकिन उसकी सृजन शक्ति चली जाती है। लाखों प्रयास करने और अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करने के उपरांत भी कालिदास संतुष्ट नहीं हो पाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुतः हिंदी के जिन 1-2 लेखकों ने नाटकों में यथार्थ और काव्य का श्री गणेश किया था, आषाढ़ का एक दिन उसकी महत्वपूर्ण परिणाम है। इस नाटक की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कालिदास के जीवन से संबंधित है। सारी घटनाएं आषाढ़ के एक दिन पर ही घटित होती है। प्रेयसी मल्लिका के आग्रह पर कालिदास उसे छोड़कर चला जाता है। उसे सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है, परंतु अपने मानसिक द्वंद्व की वजह से उसे कहीं शांति नहीं मिल पाती। सुप्रसिद्ध नाटक समालोचक नेमी चंद्र जैन के अनुसार नाट्य रूप की सृष्टि से आषाढ़ का एक दिन एक सुगठित यथार्थवादी नाटक है, जिसमें वायव्यों की अपेक्षा परिस्थिति के काव्य को अभिव्यक्त करने का
प्रयास किया गया है। हिंदी में ये पहला यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ के अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ देखता है। इस उपन्यास में अतीत का न तो तथाकथित वर्णन है न उसके पुनरुत्थान का वर्णन है। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन नाटक सही अर्थ में आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत का सूचक है। हिंदी नाटक के परिक्षेपण में भाव वस्तु और रूपबंध दोनों के स्तर पर आषाढ़ का एक दिन ऐसा पर्याप्त सघन तीव्र और भावोद्दीप्त लेखन प्रस्तुत करता है जैसा हिंदी नाटकों में कम ही हुआ है। नाटक शुरू करने से पहले मैं पात्रों के बारे में परिचय दे दूं। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, कालिदास कवि, दंतुल राजपुरुष, मातुल कवि मातुल, निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, रंगिनी नागरी, संगिनी नागरी, अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी, प्रियांगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी। नाटक का सारांश अंक 1 मैं बताने जा रही हूं। अंक 1 में कालिदास के आगमन तक की घटना का वर्णन किया गया है। नाटक के प्रारंभ में पर्दा उठने पर साधारण सा कमरा दिखाई देता है। नाटक में आषाढ़ का वह पहला दिन है। वर्षा हो रही है, रह रहकर बिजली चमक रही है। ऐसे समय में उस कमरे में पूरी तरह से भीग चुकी मल्लिका का प्रवेश होता है। वह अपनी माँ से मूसलाधार वर्षा का वर्णन करती है। मल्लिका अपनी माँ से सूखे वस्त्र के संदर्भ में पूछते हुए यह कहती है कि इन गीले वस्त्रों से उसे सर्दी लग जाएगी। अंबिका ने उसके वस्त्र पलंग पर रखे हैं क्योंकि उसे पता था कि मल्लिका भीग कर आएगी। मल्लिका वस्त्र बदलने चली जाती है। वापस आने के पश्चात मल्लिका वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रमय वर्णन करती है। माँ अंबिका अपने कार्य में प्रवृत्त है तथा मल्लिका के वार्तालाप पर ध्यान नहीं देती। उसे शर्करा मिश्रित दूध देकर उसे पीने के लिए कहती है और तख्त पर आराम करने के लिए भी कहती है। लेकिन मल्लिका यह कह कर कि वह थकी नहीं है, आराम करने के लिए वह नहीं जाती है। वह अपनी माँ अंबिका से उसकी उदासी का कारण पूछती है। उसी समय उसे पता चलता है कि राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। अंबिका यह कहती है कि राज्य के कर्मचारियों का आना अशुभ है। ये लोग तभी आते हैं जब किसी महामारी या युद्ध की सूचना देनी होती है। वह यह भी बताती है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के समय भी ये आकृतियां देखी गई थी। अंबिका अग्निमित्र को मल्लिका के विवाह के संदर्भ में कहीं भेजती है, जिस बात को सुनकर मल्लिका नाराज हो जाती है। नाराजगी के साथ मल्लिका अपने विवाह न करने का निर्णय भी सुनाती है। यह कहती है कि जीवन उसका है, किसी अन्य को उसके जीवन पर निर्णय सुनाने का अधिकार नहीं है। उसी समय कालिदास के आने के स्वर सुनाई देते हैं और अंबिका भीतर चली जाती है। आज मैं आप लोगों को कालिदास के आगमन तक की घटना का सारांश बताई हूँ। अगले वीडियो में मैं अंक 1 के शेष भाग बताऊंगी। आप लोग नाटक का अंक 1 और अंक 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।